आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर सेकंड के बारे में, गॉस थ्योरी। स्टूडेंट, मेरे पहले वीडियो में आपने देखा था कि गॉस थ्योरी क्या होती है, इसका डेरिवेशन भी मैंने वहां पे आपको बताया था। एक इंटरेस्टिंग बात, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बार बार डेरिवेशन से पूछे गए हैं। स्टूडेंट, पहले वीडियो में मैंने गॉस थ्योरी का डेरिवेशन कराया था, अब हम गॉस थ्योरी के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो गॉस थ्योरी की कुछ क्या है एप्लीकेशन, उसको डे टू डे हम डिराइव करके एक एक वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी तक जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तो आइए देखते हैं गॉस थ्योरी का कुछ एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट, आज का हमारा पॉइंट है कि अनंत लंबाई के चालक तार के निकट हम वैद्युत फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं। जरूर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम क्लोज सरफेस में वैद्युत फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं, स्टूडेंट केवल लंबाई के तार के लिए नहीं, अलग अलग सरफेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। हाँ, आपके सिलेबस में 2 ही 4 एप्लीकेशंस दिए गए हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो ऐसे जितने भी सरफेस हैं, जितने भी आप वस्तुएं देख रहे हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है या जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वहां पे हम फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में केवल और केवल यहाँ पे स्टडी करेंगे कि अनंत लंबाई के चालक तार के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं एक डायग्राम और उसके बाद देखेंगे उसका एक डेरिवेशन। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात और पूछी जाती है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ। यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं, अगर थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है तो पूछता है कि गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट इज गॉस थ्योरी। और दूसरा क्वेश्चन उसी में जोड़ दिया जाता है कि अनंत लंबाई के चालक तार के लिए वैद्युत फ्लक्स का सूत्र स्थापित कीजिए। तो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन करके लॉन्ग क्वेश्चन जोड़ के दो बनाए जाते हैं। तो आप गॉस थ्योरी तैयार रखेंगे और उसमें केवल थ्योरी लिखेंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे। लेकिन डेरिवेशन किसका करेंगे, तो डेरिवेशन जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये डेरिवेशन उसमें जोड़ दिया जाता है। तो आइए देखते हैं एक डायग्राम। तो स्टूडेंट, अगर मेरे पास एक वायर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक थीन वायर ले लिया हूं। थीन वायर आप कह रहे मोटा होगा, नहीं, इसको जूम आउट किया गया है। तो ये थीन वायर है जिसकी लेंथ मैंने ले ली स्टूडेंट, ये आर से मैंने एल से मैंने इसके पूरे लेंथ को रिप्रेजेंट कर दिया। ये पूरे एल लेंथ का वायर है एक। अब इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्लस चार्ज मैंने इस पे चारों तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक समान रूप से। हमको इससे किसी डिस्टेंस पे, सपोज आर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहा। मान लीजिए यहाँ से आर डिस्टेंस, यहाँ पर कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, इस पर मैंने पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहता हूँ। पॉइंट ए या पी ले सकता हूँ, तो मैंने पी से रिप्रेजेंट कर लिया, यहीं पे मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस का निर्माण करते हैं, यानी एक बंद पृष्ठ बनाते हैं, जैसा कि आपने गॉस प्रमेय में देखा था। और बंद पृष्ठ के माध्यम से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, इस आर त्रिज्या का एक सरफेस इलेक्ट्रिक हम गॉसियन सरफेस बना लेंगे, जैसा कि मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ। ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने रिप्रेजेंट किया है आपको यहाँ पे, जिसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि आर डिस्टेंस पर लिया गया है। ऐसे यहाँ पर एक मैंने स्टूडेंट सरफेस ले लिया, इसको भी आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस मैंने मान लिया। ये गॉसियन सरफेस है। अब जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, अगर स्टूडेंट इसके सरफेस के बारे में हम स्टडी करें तो यहाँ पर 3 सरफेस क्रिएट होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है तो एक सरफेस तो ये हो जाएगा जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सरफेस ये हो जाएगा स्टूडेंट, और तीसरा सरफेस ये। ऐसे 3 सरफेस आपको बने हुए दिखाई देंगे। तो हम इन तीनों सरफेस के बारे में स्टडी कर लेते हैं पहले। तो अगर हम इस सरफेस के बारे में बात करें, ये एक सरफेस ले लिया मैंने, जिसको A1 से रिप्रेजेंट कर लिया, या कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, S से मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। इसका सरफेस एरिया बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की ओर है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया बाहर की ओर। ये सरफेस एरिया हो गया A और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया E। अब हम इस सरफेस के बारे में डिस्कस करें, यूनिट सरफेस के बारे में। तो सपोज ये मैंने ले लिया स्टूडेंट Q से रिप्रेजेंट कर लिया ऊपर वाले सरफेस को। तो ऊपर वाला सरफेस, इसका सरफेस एरिया जो होगा A बाहर की ओर, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमको हमेशा
पी पॉइंट की ओर निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई हो गया इस साइड में, जैसे कि आप फिगर से समझ रहे हैं। अब एक सरफेस और मेरे पास बचा है नीचे वाला, तो इस पर अगर यूनिट सरफेस लें तो ये सरफेस, इसका सरफेस, ये इसको मैंने एस से रिप्रेजेंट किया, इसको क्यू से, इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा स्टूडेंट, ये नीचे की ओर होगा ए, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस साइड में होगा। एक बार मैं फिर से आपको फिगर समझाता हूँ। मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस रिप्रेजेंट किया है और इसके 3 सरफेस ऊपर, नीचे और ये पूरा ये सरफेस मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट की ओर निकालना है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको स्टूडेंट हम E1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो डाउट। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की ओर, फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी बाहर की ओर, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सरफेस पे बाहर की ओर। सरफेस जो इसका एरिया है वो बाहर की ओर होगा, इसका राइट साइड और इसका अप साइड में। तो ऐसे हम इसका डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम तीनों सरफेस पे एस, आर और क्यू पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे अलग अलग, और उन तीनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर ऐड कर देंगे तो हमको इस पूरे गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड हो जाएगा। आप यहाँ पे सरफेस को फाइंड करके अलग अलग सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि अगर आर रेडियस का एक सरफेस मैंने कंसिडर किया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। पृष्ठ पहले हम एस पर निकाल लेते हैं। एस पर जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, पृष्ठ एस पर जो फ्लक्स होगा वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम φ1 से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ φ1। तो φ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। जैसा कि मैंने आपको फिगर फ्लक्स जब पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल पे डिपेंड करेगा तो ई ए कॉस थीटा से हम लिख सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ई और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पॉइंट एस पर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच एंगल 0 बनता है। तो ई ए और यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 0। अब φ1 इक्वल टू ई ए, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो मैंने 1 छोड़ दिया यहाँ पे। अब ये φ1 इक्वल टू ई इंटू ए ऐसा हो जाएगा सरफेस एस पे। ठीक वैसे स्टूडेंट सरफेस क्यू और सरफेस आर पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो फिर से देख लेते हैं। पृष्ठ क्यू पर स्टूडेंट यहाँ पर जो भी डेरिवेशन आपको मिलेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल आप यकीन मानिए, आप थोड़ा सा अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए देखते हैं पृष्ठ क्यू पर कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो क्यू पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे φ2 से। तो ये हो जाएगा वही फार्मूला ई ए कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर एंगल स्टूडेंट चेंज हो जाएगा। कितना होगा एंगल, आई होप आपको पता हो गया होगा। ई और ए इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 90। अब φ2 हम यहाँ से फाइंड कर लें तो cos 90 की वैल्यू स्टूडेंट 0 होती है, तो पूरा फ्लक्स 0 हो जाएगा। यानी इक्वेशन 2 हम देख रहे हैं कि पूरा फ्लक्स 0 हो जा रहा है क्यू सरफेस पे। ऐसे ही हम पृष्ठ यहाँ पर लिख लेते हैं, पृष्ठ लास्ट वाले पर आर पर फाइंड कर रहे हैं। तो आर पर हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, φ3 इज इक्वल टू, मैं इसको φ3 से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, φ3 इज इक्वल टू ई ए, फार्मूला तो वही है cos थीटा। तो φ3 इज इक्वल टू ई ए cos थीटा की जगह पर स्टूडेंट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, तो मैं थीटा इज इक्वल टू 90 यहाँ पर रख लेता हूँ। अब φe जो है ये 90 cos 90 0 होता है, तो φ3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी। तो आई होप φ1 मिल गया, φ2 मिल गया और φ3 मिल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है इस पूरे लेंथ के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि होती है, तो उसको साधारण विधियों से हम जोड़ सकते हैं। तो तीनों हम सरफेस को फाइंड टोटल फ्लक्स को फाइंड करने के लिए इन तीनों फ्लक्स को हम ऐड कर देंगे। तो फाई इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 और वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो फाई इक्वल टू E1 की वैल्यू स्टूडेंट आपने फाइंड किया है ई ए प्लस 0 और प्लस 0, इससे मैंने यूज कर लिया फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई इंटू ए। ये हमारा टोटल फ्लक्स हो गया स्टूडेंट एक
थिन वायर, एक इन्फिनिटली डिस्ट्रीब्यूट वायर के लिए एक अगर लंबा तार है बहुत लंबा, तो उसके कारण हमको फ्लक्स कैसे फाइंड करना है इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट, जो एरिया होगा, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, तो एरिया जो होगा इस पूरे बेलन, जो बेलन सिलेंडर पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने अभी तो छोटे छोटे 3 ही सरफेस लिए थे, हमको पूरे सरफेस के कारण फ्लक्स निकालना है, तो पूरे सरफेस का हमको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और पूरा सरफेस जो है सिलेंड्रिकल शेप में है, तो हमको सिलेंडर का एरिया लिखना पड़ेगा, सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट आप जानते हैं ई ए, जो ए होता है यानी क्षेत्रफल होता है सिलेंडर का, सरफेस एरिया, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई आर इंटू एल, यानी लेंथ, और इसका ये आर रेडियस हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, तो फाई इजकल टू ई 2 पाई ई आर इंटू एल, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। अभी थोड़ा सा हम इसको वेरी कराएंगे स्टूडेंट, आप चाहें तो एज ए फार्मूला इसको आप तैयार कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई किया जाता है। तो आइए देखते हैं, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो स्टूडेंट मैंने आपको डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि जो फाई होता है वो गॉस थ्योरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरी। स्टूडेंट गॉस ने क्या बताया था कि जो फ्लक्स होता है फाई, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं फाई इक्वल टू Q/ε0। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे और इक्वेशन 4 और 5 का कंपैरिजन करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, यानी 4 एंड 5 का हम कंपेयर कर रहे हैं, तो LHS दोनों के इक्वल है, तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स Q/ε0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पाई ई आर इंटू एल। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ। अभी हम मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर किसी लंबाई पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको रेखीय आवेश वितरण के नाम से जानते हैं, और वहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, जिसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था कि उसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और लेमडा इक्वल टू Q/L। आई होप आपको ये फार्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए देखते हैं, Q के जगह पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेमडा इंटू एल, जहाँ लेमडा जो होता है वो चार्ज डेंसिटी होती है, तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ लेमडा इंटू L/ε0 इक्वल टू 2 पाई ई आर इंटू एल। अब ये एल से एल कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से हमको एक वैल्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंड होगी, ई इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ले सकते हैं लेमडा अपॉन 2 पाई ε0 इंटू आर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। अगर कोई लंबा वायर है उसके लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस वायर के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अगर ये फाइंड करना होगा तो स्टूडेंट आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। तो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन थोड़ा सा और लंबा करना चाहता है तो यहाँ पर जोड़ दिया जाता है कि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए एक लंबे से वायर के लिए। तो फ्लक्स पूछेगा तो आप यहाँ तक केवल डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है तो आप यहाँ तक डिराइव करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक केस स्टडी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं डेरिवेशन, मैं ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E, ये प्रोपोर्शनल हो रही है लेमडा के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व, लेमडा को हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी वायर के लिए उसके रेखीय आवेश घनत्व के प्रोपोर्शनल होती है, यानी रेखीय आवेश घनत्व बढ़ेगा यानी चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाता है। और दूसरा चीज हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये दोनों क्वेश्चंस, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी वायर के लिए, किसी तार के लिए उसके रेखीय आवेश घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है
और उसकी डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप जरूर नोट करिएगा एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये आपका डेरिवेशन है। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो गॉस थ्योरी के कुछ और एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।